आइजैक न्यूटन ने व्युत्क्रम वर्ग नियम की कल्पना किस प्रकार की होगी, ये समझने के लिए हमें जानना होगा कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, जिसमें इन्होंने बताया कि व्युत्क्रम वर्ग ये क्या था, पहले हमको ये जानना होगा। ठीक है, तो ये हमने पिछले वीडियो में जाना था, तो एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं कि न्यूटन ने व्युत्क्रम वर्ग की कल्पना किस तरह से की, किसकी व्युत्क्रम वर्ग, कौन सा व्युत्क्रम वर्ग, तो ये जानेंगे। देखो, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या था गुरुत्वाकर्षण का, कि जो बल है, गुरुत्वाकर्षण है, जो दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है, वो जो गुरुत्वाकर्षण का बल है, गुरुत्वीय बल जिसे कहा जा सकता है, वो किस पे समानुपाती होता है, एक वस्तु के द्रव्यमान पर और दूसरी वस्तु के द्रव्यमान पर समानुपाती होता है, और तीसरा व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r², उनकी बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। तो सवाल ये है कि ये व्युत्क्रम वर्ग, ये जो पूछा जा रहा है व्युत्क्रम वर्ग के नियम की कल्पना, तो उनको कैसे आइडिया आया कि भाई उनके बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रम किया जाए, तो ये वो समझना है। उनको समझ में आया, केपलर की ग्रह गति के नियम का उपयोग करके उनको समझ में आया कि गुरुत्वीय बल का व्युत्क्रम वर्ग का नियम उन्होंने प्रतिपादित किया। तो देखिए, जो केपलर की ग्रह की गति के नियम 3 नियम थे जो हमने पिछले वीडियो में समझे, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि केपलर के 3 नियम क्या थे। तो केपलर के पहले नियम के अनुसार क्या है कि जो ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, उनकी कक्षा कैसी है, दीर्घवृत्ताकार है, और उनकी दीर्घवृत्ताकार के 2 नाभिकों में से एक पर सूर्य विराजमान है। तो एक तो ये नियम उनको काम में लिया उन्होंने, इस नियम को समझा कि जो परिक्रमा कर रहे हैं वो ग्रह किस कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं। और तीसरा नियम था कि सूर्य से ग्रह की औसत दूरी का घन समय के वर्ग के समानुपाती होता है। सूर्य से ग्रह की औसत दूरी, जो सूर्य से ग्रह की जो दूरी है, तो वो ली है इन्होंने r में, उसका घन यानी कि उसका 3 की घात t के जो समय पूरी परिक्रमा करने में लग रहा है, उसके वर्ग के समानुपाती होता है। तो देखिए, जो बल लग रहा है वो किसके समानुपाती हो गया, 1/r² के समानुपाती हो गया। ये है उनका केपलर का तीसरा नियम। तो जब दीर्घवृत्ताकार कक्षा है जो बताई है केपलर ने, ये जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, इस दीर्घवृत्ताकार होने की वजह से क्या क्या हो रहा है, ग्रह व सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं होगी। जब यहाँ पे ग्रह है तो ये सूर्य से दूर हो गया, जब ये परिक्रमा करते करते यहाँ पर आ जाएगा तो उस समय ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी उतनी नहीं होगी जितनी पहले थी, तो ये नियत नहीं है, बिल्कुल फिक्स नहीं होगी। दूसरा क्या होगा कि ग्रह की गति भी नियत नहीं होगी। जब ग्रह सूर्य से दूर होगा तो उसकी गति धीमे होगी, और जब सूर्य के करीब होगा तो ग्रह की गति क्या होगी, तेज होगी। तो इस तरह से तो कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा। तो उन्होंने क्या किया, न्यूटन ने मान लिया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा की बजाय वो एक वृत्त के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। तो इसको उन्होंने वृत्त के आधार पे समझाया। तो सूर्य व ग्रह के बीच की दूरी r नियत होगी, लेकिन वेग नियत नहीं होगा। जब कोई वस्तु किसी के चारों ओर घूम रही है तो उसका वेग चाल तो स्थिर होगी, वेग नियत नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ, देखो एक बार समझते हैं कि ये एक ग्रह चारों ओर घूम रहा है। तो देखिए, यहाँ से घूमते घूमते इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक पत्थर को धागे में बांध के जब जोर से गोल गोल घुमाया जाता है, तो जो घुमा रहे हैं तो वो पत्थर घूम रहा है, तो उसकी चाल तो निश्चित होगी लेकिन उसका वेग निश्चित नहीं होगा। चाल निश्चित होगी का मतलब क्या है कि चाल और वेग का आंकिक मान तो सेम होगा, लेकिन वेग है तो वेग की दिशा भी होती है, तो वो दिशा स्थिर नहीं होगी। हर बिंदु के ऊपर उसकी दिशा कैसी होगी, अलग होगी। हर बिंदु के ऊपर उसकी दिशा अलग होगी, इस तरह से। तो यानी कि ये जो स्पर्श रेखा हम पढ़ते हैं गणित के अंदर कि हर बिंदु से एक स्पर्श रेखा निकलती है,
तो इस तरह से जो वस्तु चारों तरफ घूम रही है उसकी दिशा बार बार बदलती जाएगी। जब दिशा बार बार बदल रही है तो इसको हम कहेंगे कि वेग भी बदल रहा है। इसलिए वेग एक वेक्टर राशि है, सदिश राशि है, तो वेग बदल रहा है। और वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? वेग में परिवर्तन कहलाता है त्वरण। तो यहाँ पे कौन सा त्वरण काम कर रहा है? यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण काम में कर रहा है। तो ये त्वरण लगने के लिए क्या आवश्यक होता है? त्वरण लगने के लिए आवश्यकता होती है बल की, ठीक है ना। त्वरण कब होगा? जब बल उसको मिलेगा तब कोई वस्तु है वो त्वरित होगी, यानी कि उसके वेग में परिवर्तन होगा। बात समझ में आ गई? कोई भी वस्तु त्वरित हो रही है, कब हो रही है? जब उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। जब वेग में परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब उसमें त्वरण हो रहा है। वो त्वरण किस वजह से हो रहा है? बल की वजह से हो रहा है। तो ये जो घूमने वाली वस्तु है, जो पत्थर हम चारों तरफ से घुमा रहे हैं, उस वस्तु को बल कहाँ से मिल रहा है? उस वस्तु को बल मिल रहा है हमारे हाथ के द्वारा। वो हाथ के द्वारा जो बल मिल रहा है वो पत्थर तक किस तरह से पहुंच रहा है? जो धागा हमने पकड़ा हुआ है उस धागे से वो बल उस वस्तु तक पहुंच रहा है और बल मिल रहा है, तो वो वस्तु चारों तरफ घूम रही है, उसकी लगातार दिशा बदल रही है। तो इस तरह से ग्रह भी चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये जो बल मिल रहा है ग्रहों को घूमने के लिए, ये बल उनको कौन प्रदान कर रहा है? सूर्य प्रदान कर रहा है। और जिस वजह से ये लोग घूमते जा रहे हैं, तो जो ये बल यहाँ से मिल रहा है तो ये बल कहलाता है गुरुत्वीय बल कहलाता है। वृत्तीय पथ में चाल व वेग का परिमाण तो समान होगा, लेकिन दिशा बदलती रहेगी। और जब दिशा बदलती रहेगी तो कहा जाएगा कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, और वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। और यह त्वरण केंद्र की ओर हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? ये त्वरण केंद्र की ओर, इससे इसको बल मिल रहा है और ये त्वरित होकर चारों तरफ घूमती जा रही है। तो समझ में आया किस तरह से घूम रही है, कौन बल प्रदान कर रहा है? सिर्फ ठीक उसी तरह से घूम रही है जब एक पत्थर को पकड़ के चारों तरफ हम घुमाते हैं। तो ये हम जानते हैं कि बल किसके बराबर होगा, किसके समानुपाती होता है? त्वरण के समानुपाती होता है। और त्वरण क्या है? त्वरण है v²/r। ये त्वरण का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो है, ये जो इसके अंदर बल लग रहा है, ये त्वरण के द्वारा ये जो बल केंद्र से लगता है, इसको अभिकेंद्र बल भी कहा जाता है। ये अभिकेंद्र बल किस तरह से परिधि की ओर काम करता है, उसका ये सूत्र प्राप्त होता है, जो कि हम बड़ी कक्षाओं में इसका डेरिवेशन समझेंगे कि F∝v²/r होता है। यहाँ पे हमको पता करना है कि v का मान क्या है। तो ये हम जानते हैं कि v होती है दूरी बट्टा समय। तो v कौन सा हुआ? दूरी कौन सी तय की जा रही है? ग्रह के द्वारा तय की जा रही है वो पूरी की पूरी परिधि, वो उसकी दूरी हो गई। तो जो कि हम जानते हैं परिधि का मान कितना होता है? 2πr होता है। और समय कैपिटल T, क्योंकि पूरी एक परिक्रमा करने में जितना समय लग रहा है उसको हम कैपिटल T के नाम से जानते हैं। तो ये v∝r, ये यहाँ पे 2 और पाई, ये दोनों क्या है? स्थिरांक है, ये बदलेंगे नहीं किसी भी सूरत में। तो ये 2 और पाई को हम हटा सकते हैं, तो यहाँ से हम हटा देंगे। तो v समानुपाती है r/t के और 2 पाई स्थिरांक है, इसलिए हमने इनको यहाँ से हटा दिया है। तो अब दोनों का वर्ग कर लेते हैं, क्योंकि हमको वर्ग ही तो ज्ञात करना है। तो दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे v² = r²/t² हमने कर दिया, ठीक है। केपलर के तृतीय नियम के हिसाब से क्या है कि r की घात 3 किसके बराबर है? प्रोपोर्शनल टू है t² के, बराबर नहीं है। r³ समानुपाती है t² के, तो t² के स्थान पे हम r³ को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे t² की जगह हम क्या लिख लेंगे? r³ लिख लेंगे। तो v² = 2 हो जाएगा r²/r³। ठीक है, तो इसमें से जब कैंसिल करेंगे v² r कैंसिल हो जाएंगे, तो v² का मान निकल जाएगा 1/r निकल जाएगा। तो इस 1/r को हम ये जो बल का फॉर्मूला है यहाँ पर प्लेस कर देंगे। F∝ v²/r है, तो v² का मान ये हमने निकाला, v² = 1/r है, तो v² की जगह हम क्या लिख लेंगे? F∝ 1/r। तो F बराबर हो जाएगा, F∝ हो जाएगा 1/r²। तो इस तरह से न्यूटन ने ज्ञात किया कि F किस तरह से उनकी दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये उनको कहाँ से आइडिया मिला? मदद मिली केपलर के तृतीय नियम को। जब उन्होंने केपलर ने तृतीय नियम समझाया तो उस तृतीय नियम से इनको आइडिया मिला कि गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है उसमें उन्होंने बताया कि जो बल है, गुरुत्वाकर्षण जो बल लग रहा है वो दो वस्तुओं के बीच में उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से हमने ये समझा कि न्यूटन ने व्युत्क्रम वर्ग नियम की परिकल्पना कैसे की। अगले वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि मुक्त पतन क्या होता है, मुक्त पतन किसे कहेंगे, उसके आधार पे कितने न्यूमेरिकल्स हम हल करेंगे वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।